अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अदालती महाज गर्म है, गन गरज की आवाज़ें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़े काम हुए। एक तो 63A का एक पुराना फैसला जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने ये कहा था कि सियासी जमातों के मुनहरफ अरकान अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ अगर कोई वोट डालेंगे चंद मामलात में तो उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। उस फैसले की वजह से आज मुश्किल मौजूदा हुकूमत को ये पड़ रही थी कि वो PTI के अरकान का वोट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनको तोड़ नहीं सकते थे। मगर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बज़ाहिर उनका काम आसान करने की सिमत एक कदम उठाया है। एक नया बेंच तश्कील दिया है जो कि 63A के जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने के फैसले के ऊपर नज़रसानी करेगा। और उस बेंच की तश्कील के बाद जो तश्कील का अमल था वो जजेस कमेटी के ज़रिए होता था और जजेस कमेटी आर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील कर दी गई थी, जिसमें पहले अगर 3 सीनियर तरीन जज थे तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, मगर तीसरे जज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मर्ज़ी के होने थे। कानून में ये कहा कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से तीसरे जज का इंतखाब करेंगे और यूँ तीसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर किया गया था। इसी हवाले से आज जब जजेस कमेटी का इजलास हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह उस इजलास में शरीक ही नहीं हुए, बल्कि कुछ देर पहले ही एक ख़त जारी हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं जजेस कमेटी के जो कि रजिस्ट्रार होते हैं उनको एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है और कहा है कि जिस तरीके से हुकूमती ऑर्डिनेंस को वेलकम किया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से बड़ी जल्दी में, ये मुनासिब नहीं था। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की उस पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों को एतमाद में लेना चाहिए था। अब ये ख़त भी मंजर आम पे आ चुका है और जजेस कमेटी का फैसला भी कि 5 रुकनी बेंच जो है अब 63A के हवाले से फैसले पे नज़रसानी करेगा। जो पुराना बेंच था उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल शामिल थे। जबकि आज का जो बेंच बना है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदो खेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल शामिल हैं। बज़ाहिर ये जो बेंच है इसमें इस बात का इम्कान नज़र आता है कि पार्लिमानी पार्टी की हदायत से मुनहरफ अरकान के वोट को शुमार देने का जो बुनियादी आइनी जो एक प्रोविज़न थी उसको बहाल किया जाएगा और यूँ हुकूमत के लिए आसानी होगी न सिर्फ ये कि PTI के अरकान को तोड़ना बल्कि दूसरी सियासी जमातों के लोगों की भी उनकी पार्टी की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ भी वोट हासिल करके 2/3 अक्सरियत पूरी करना और नई आइनी तरमीम में एक नई वफाकी आइनी अदालत बनेगी। और उस अदालत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम भी ज़ेर गौर आ सकता है जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसी एक अदालती कशीदगी पैदा हो चुकी है और यही वो कानून है जो कि जजेस कमेटी के हवाले से आया ऑर्डिनेंस की शक्ल में, जिसको अब लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। और आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो एतराज़ात लगाए थे जजेस कमेटी के या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया है और कल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम इस दरख्वास्त की समाअत करेंगी। वो दरख्वास्त की समाअत तो कल होगी मगर आज जजेस कमेटी ने 63A पे बेंच बना दिए हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब। हमें ज्वाइन किया है महर बानो कुरैशी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साकिब बशीर साहब, पहले तो आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। ये अचानक ही बड़ी एक हंगामा आराई सी लग रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आम तौर पे इस तरह ख़त व किताबत के लिए जाने नहीं जाते, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है। तो लगता है कि सिचुएशन बड़ी संगीन है और बज़ाहिर ये जो जजेस कमेटी की तश्कील नौ की गई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, हंगामी एमरजेंसी कानून साजी के ज़रिए, इसके पीछे भी कोई बड़ी कहानी है। और जैसे मंसूर अली शाह को भी समझ आ गई है कि जजेस कमेटी के ज़रिए 63A का फ़ैसला उल्टा करना और फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत के लिए राह हमवार होना और फिर आइनी अदालत का बनना और
ये तो मामला बड़े सीरियस होते जा रहे हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बेनिफिशरी भी हो सकते हैं अगर आइनी तरमीम हो, जिस तरह ये पहले भी बात हुई थी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है ये मेरा ख्याल में बहुत ही गैर मामूली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी ऐसा ख़त नहीं लिखा, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो पहले उनका कहना था, जो मानना था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसका सारा उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि आप ख़ुद जो है वो 4 माह 5 माह जो है वो किसी बेंच में नहीं बैठे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, वो फुल कोर्ट में गया, फुल कोर्ट ने फैसला दिया, और अब जाके उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर ली गई। एक तरफ फुल कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस आया, और ऑर्डिनेंस को भी घंटों में उस पर जो वो अमल दरामद कर लिया गया, और उससे ही सवालात खड़े हो गए थे। उसी रोज़ को ये सवालात खड़े हुए थे, और एक वन मैन शो एक गैर जमहूरी तरीके से इस तरह जो है किया गया है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आप इस तरह करें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फुल कोर्ट बनाएं, या जो है वो कमेटी बहाल करें। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को इसको इससे निकालना, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को इसमें शामिल ना करना, बहुत सवालात हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने ये फैसला किया, और उसमें उनके सवालात दुरुस्त साबित हुए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी में नहीं बैठे आज, और उन्होंने वही केस लगाया 63A का, कि जिससे लग रहा था हर जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया था उसी रोज़ सब ये कह रहे थे कि ये कमेटी जो नई तश्कील दी गई है इसमें 63A लगना है, और वही हुआ है। एक साल में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वो उनके साथ कमेटी में रहे। एक सिंगल कमेटी की मीटिंग ऐसी नहीं हुई कि जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने फैसला कर दिया। तो पहली दफ़े ही चीफ जस्टिस जो है वो अलग हुए, कमेटी उन्होंने नई तश्कील की, और मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल वजन ही नहीं दिया गया। ठीक साकिब, अब मेहमानों के पास जाने से पहले आज सीनियर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, और जब से 12 जुलाई का फैसला आया वो बहुत कम मीडिया पे सामने आए हैं, उन्होंने आज खसूसी तौर पे हमसे बात की है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से ये पूछा गया कि आखिर इस सारे हंगामा खेज सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या सोच रहे हैं, और वो आने वाले वक्तों में 25 अक्टूबर को अगर उन्होंने रिटायर होना है तो उससे पहले क्या क्या कर सकते हैं। The current Chief Justice काजी फाइज ईसा साहब will जो लोगों का ख्याल है कि he will either remain as the Chief Justice of the Supreme Court or he will be appointed to the Constitutional Court as Chief Justice, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होनी। और इस ऑर्डिनेंस में मुझे ये लगता है कॉन्सिक्वेंस, और ये मेरा एनालिसिस है, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस जल्दबाजी में ये किया गया है कि देर आर 6 टाइप ऑफ इशूज विच नाउ विद इन दिस मंथ मे कम अप बिफोर द कोर्ट। द फर्स्ट इज 63A, आर्टिकल 63A का केस है, क्योंकि वो बड़ा लिंक्ड है कि ये अमेंडमेंट्स पास हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि जो फिर मुनहरिफ मेंबर्स होंगे PTI के, जो वोट लीडरशिप की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ डालेंगे, फिर उनका वोट काउंट हो जाएगा, ये अमेंडमेंट आ जाती है। जो सेकंड केस है वो ये है कि ऑफ कोर्स द चीफ जस्टिस एंड अदर डिसेंटिंग जजेस स्ट्रांगली बिलीव के रिज़र्व सीट्स का फैसला गलत है मेजॉरिटी का। आई थिंक देयर विल बी अटेम्प्ट्स मेड to review that judgment, so that case will also come up, and the composition of the benches in both these cases will be very important. Like नहीं, तो रिव्यू में तो वही जजेस नहीं होते जिन्होंने फैसला दिया होगा, खास तौर पे मखसूस नशिस्तों वाले में क्या रिव्यू में बेंच तब्दील भी हो सकता है? सर ऐड तो हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐड हो सकते हैं जी, ऐड हो सकते हैं। यू मीन कि अब 13 के बाद ये 19 जजेस बिठा देंगे? यू नेवर नो। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मिस्ट्री है कि एकदम से इनको क्यों याद आया कि लोग सफ़र कर रहे हैं और 17 से 23 कर दिए जाएं या 21 कर दिए जाए, तो दिस इज़ ऑल ए मिस्ट्री। तो मुझे अगर ऐसा होता है तो फिर अगर 8 जजेस रिफ्यूज़ कर दें ऐसे बेंच पे बैठने पे, तो फिर भी रिव्यू हो जाएगा। देखिए, फिर तो एक जुडिशल केओस होगा, और जो हो सकता है क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में भी देयर वर 2 सुप्रीम कोर्ट्स। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आई थिंक यू विल सी कि जो जजेस ये बिलीव करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए हैं
और आप जो रिकाउंटिंग के डिसीजंस देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि ये इश्यूज भी अब इस महीने क्रॉप अप कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के भी, और फर्दर रीइंफोर्सिंग द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट और उसको ट्रस्ट करना चाहिए। जी मेहरबानो, आपको क्या लग रहा है, फैसला तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली जारी किया है मखसूस नशस्तों के हवाले से, बज़ाहिर तो उसमें अब इबहम ख़त्म हो जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी संगीन किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी आज तफसीली फ़ैसले में सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराने में बुरी तरह नाकाम रहा है। तो PTI अब इस हवाले से उसकी क्या हिकमत अमली होगी, और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब जो है इस फैसले के हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान साहब। देखिए PTI की हिकमत अमली पर बाद में आते हैं, अब पहले इस पे जरा बात करें कि काश के इस मुल्क में गैरत का ऐसा फुकदान ना होता कि जैसे हमें आज नजर आ रहा है और देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह का डिसीजन मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में या माजी में पाकिस्तान में भी आया होता तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो सब शायद शर्मो शर्मी ही अपना इस्तीफा दे चुके होते, क्योंकि मुल्क की सबसे आला अदलिया ने और वहां पर भी 8 जजेस ने ये फैसला लिख दिया और ये उनके किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया और उनको यहां तक कहा कि आप एक पार्टी नहीं हैं, आप एक आईनी इदारा हैं, आपने अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पर तजावुज किया और आप नाकाम रहे उन जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाने में। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्म तो नहीं दिलाई जा सकती किसी को भी। तो अगर तो उनमें थोड़ी सी गैरत होती, थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती, तो वो खुद ही चले गए होते। अब आते हैं तरीके इंसाफ की हिकमत अमली पे। हम बिल्कुल इस ऑर्डर की बिना पर उसको जवाब बनाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वी विल मूव अगेंस्ट दम। हमारा तो पहले से यही मुतालबा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन, इसके मेंबरान, खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं रहे। उनका किरदार जो है वो बेदाग है और जो इलेक्शन जिस तरह के उन्होंने कराए ना वो शफाफ थे, ना उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड था। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक पार्टी बनकर इन इलेक्शंस में उतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और आज इस बात को रीइंफोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट ऑर्डर ने। तो हम तो इसको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है मुल्क में, ये ज्यादा देर हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, चाहे ये जो कर लें। अगर आप जुडिशल केओस की, जिसकी फैसल सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, उसकी तरफ भी जाते हैं तो उसके अंदर भी ये हुकूमत लास्ट करती नजर नहीं आती। और अगर हमने ताजे इलेक्शंस की तरफ जाना है तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे जिसका किरदार अब एक सवालिया निशान भी नहीं है, अब तो उससे बढ़ के ये साबित हो गया कि ये गैर जानिबदार नहीं है, ये एक पार्टी है जमात के खिलाफ। और जो लंदन प्लान की गुफ्तगू की जाती थी 2 साल पहले, जिसपे काफी लोग हंसा करते थे, आज तो वो सबके सामने खुलकर सामने आ गया। तो आई थिंक देयर हैव टू बी बिग चेंजेस। तो नून लीग के जो इंतखाबी निशान है वो शेर है। तो डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, अब तो अखबार में भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो अभी भी कोई आपको शक है कि आप जिस मैंडेट के साथ हुकूमत में बैठे हैं वो मशकूक हो चुका है, और ख़ास तौर पे आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? जी, आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज जो डिटेल फैसला है उसमें है कि इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। जी जी, और आपका मैंडेट मशकूक हो गया। हाँ जी, वो एक उनका अपना एक व्यू है, ये है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, जो फैसले अना पे मबनी हों, जो जिस फैसले में, इस फैसले से जो है वो एक किसी पार्टी को तरफदारी की बू आ जाए तो मेरे ख्याल मुल्क की फिर वैलिडिटी नहीं रहती। तो उन पे ज़ाहिर है आम आवाम भी इतराज़ करते हैं। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें जिन लोगों ने हलफ दिया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मंशूर से मुतफिक हैं और हम शामिल हो गए हैं,
उनको एक कोर्ट कार्ड के जरिए के फ्री कर देना, ये ना किसी आइन में ना कानून में है। ये मतलब है जो चीज़ जो अख्तियार एक पार्लियामेंट का है वो जज साहबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफदारी कर रहे हैं पार्टी की, जो कि बहुत बड़ी एक अलमिया है। सुप्रीम कोर्ट की पास की हिस्ट्री देख रहे हैं कि कई फैसले उन्होंने किया जिसके बाद उनको करेक्ट किया। अभी भुट्टो साहब का फैसला था जो बाद में अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट है वही कहा कि उस पर सही इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक फैसला था जिसमें पनामा के निकाला गया वो रिवर्स हुआ। तो कई ऐसे फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हमारे बदकिस्मती से हमारे सारे इदारे जो हैं वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपना एक भरम रखना चाहिए, अपना एक वकार रखना चाहिए। और बाकी जहां तक बात है कि जी इलेक्शन कमीशन के ये कमीशन की पॉइंट किसने किया था? इमरान खान ने किया था। और जब इमरान खान के कुछ खिलाफ फैसला है तो उन्होंने कहा जी मुझे तो वाजह साहब ने कहा था ये अच्छा लगा था, ये अपने लगाए वो बंदे इन्हीं पे ये इतराज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल कि कानूनी इदारे हम उसको ताना दें कि जी ये इनको गैरत नहीं है या हजार नहीं है, मेरे ख्याल में ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए, इदारों को काम करने देना चाहिए। और इदारे तो रोक कर रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इदारे को भी काम करने देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करने देना चाहिए। तो क्यों हम तो रुकावट नहीं डाल रहे। तो ये ऑर्डिनेंस की क्या, ये जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आई है हुकूमत, हंगामी बुनियादों पे कोई आफत आ गई थी, कोई जंग लग गई थी कि जजेस कमेटी की हैयत तब्दील कर दी, ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, ये मतलब साहब अगर और खिलाफ आइन तो नहीं है ना, ये आइन से मावरा तो नहीं है, ये जरूरत क्या पड़ गई थी? वो ऑर्डिनेंस ला सकती, वो वजह क्या थी? वो इमरजेंसी क्या थी? 25 अक्टूबर की डेडलाइन थी। हुकूमत है, हमने मुफ्ती साहब हमने निजाम हुकूमत चलाना है। अच्छा, हम जैसे चाहे हमें ये तो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं आप, इसका निजाम हुकूमत से क्या ताल्लुक है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के चलाने वाले काम है जो आप कर रहे हैं। किस्म के फैसले देंगे जब इदारे इस फैसले देंगे जिसमें एक पता चलेगा कि फलां जज है वो खास पार्टी की जो है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको किसने बताया था? ये किसने बताया था आपकी हुकूमत को कि फलां जज फलां पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं? ये कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी? नहीं, उनके फैसले पते ना, जज साहब कहते हैं कि हमारे हम जज नहीं बोलते, हमारे फैसले बोलते हैं। तो उनके फैसले बोल रहे हैं ना कि जी वो क्या चाहते हैं कि एक बंदा जो मतलब कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, वो फरीक भी नहीं है, उसके हक पे फैसला दे देना कि 40 सीटें जो है आप उनको दे दें। तो साहब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान क्या है, इनके मुताबिक फैसला है या जज साहब उनकी मर्जी से फैसला है? तो मतलब कोई चीज ऐसी होती है ना जी, इसमें मतलब साफ चीज नजर आ रही है कि आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल तो हम तो हाँ जी, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान वो पे छोड़ते हैं कि खुदारा मतलब कोई ऐसा आप अपने तौर पर मुल्क का सोचे, पाकिस्तान का सोचे कि पाकिस्तान को आगे ले जाए। अच्छा ये बताएं कि वो जो जजेस कमेटी में एक जज को निकाला गया है जी, उस ऑर्डिनेंस के जरिए, उसका नाम क्या है? मंसूर और मुनीब साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में वो जजेस कमेटी में बैठ के कोई क्या किसी की तरफदारी कर सकता है? जजेस कमेटी का काम क्या होता है? जजेस कमेटी का काम ये होता है ना जी कि पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है वो केस लगाते थे, फिर तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए अब भी आपने वही कर दिया कि चीफ जस्टिस की मर्जी का एक जज आएगा, तो फिर नहीं मतलब सर बात ये है ना, जब मुराद बंदयाल चीफ जस्टिस से तो उन्होंने क्या कहा था कि जी एक 63 डे की खुद ही डेफिनेशन कर दी कि एक शख्स मतलब जिसने गुनाह किए नहीं उसको फारिग कर दिया जाए। चले अब भी तो आपने चीफ जस्टिस का अख्तियार बहाल कर दिया ना, उनकी मर्जी का जज लगाने का कानून बना के। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आपका काम आसान करते हैं। हमारे पास वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी एक शॉट है, उनका भी मौक़िफ़ हम सुनते हैं आज के तफसीली फैसले के हवाले से, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया है उसको हुकूमत ने एक बार फिर बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही सवालात उठाए जो वो मुख्तसर हुक्मनामे के बाद उठा रहे थे।
ये सारे सवालात वैसे के वैसे जो हैं वो खड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो पार्टी जो कि फरीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, इन प्रोसीडिंग्स में तसलसल से मैं बात करूंगा, ना वो पार्टी फरीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फरीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है। और जो एक दरख्वास्त थी वो कंवल शोज़ब साहिबा की थी कि मैं क्योंकि उधर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से कैंडिडेट नामजद हुई हूँ तो ये सीट्स हमें दी जाएं। आइन के आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। तो साकिब रशीद साहब एक तो ये बार बार वही बात कर रहे हैं कि पीटीआई पार्टी नहीं थी, फरीक नहीं थी। मेरे ख्याल में तफसीली फ़ैसले में तो 8 जजों ने जो है बड़ा वाज़े कर दिया है कि मामला किसी के फरीक होने या ना होने का नहीं था, ये लोगों के वोट का हक था जो मारा जा रहा था, और फिर सियासी जमातों का इलेक्शन लड़के हुकूमत में आने का एक बुनियादी हक था आर्टिकल 17 के तहत। तो इसमें किसी के फरीक होने का इशू नहीं था, ये तो आइन के तशरीह का मामला था। तो आपके ख्याल में ये जो एतराज़ अब लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, इनकी कहीं वो टेप फंस तो नहीं गई और मुख्तसर हुक्म वाली बार बार चल रही है, या तफसीली फ़ैसले में तो बहुत सी वजाहत आ गई है? मेरा ये ख्याल है कि शायद तफसीली फ़ैसला उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कि जिस तरह वो बात कर रहे थे कि पीटीआई थी नहीं, हालांकि जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी अभी यही बात की है, तफसीली फ़ैसला लिखा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ भी यही कहते हैं कि पीटीआई जो फरीक जो कहते हैं नहीं थी, वो भी है पीटीआई को 39 नशिस्तें दें। इसी तरह 8 जजेस ने भी यही कहा। ये बात जो पोस्ट इलेक्शन मामलात नहीं है, बल्कि इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि पीटीआई को सिंबल नहीं मिलेगा, तब से पीटीआई माइनस हो गई। अब वो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। फिर उसके बाद 2 फरवरी को सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि मुझे आप सिंबल ना दें लेकिन मुझे पीटीआई रखें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी और रिटर्निंग अफसरान ने भी मुख्तलिफ दरखास्तें पीटीआई के लोगों की मुस्तरद कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2 फरवरी का जो फैसला था ना, वो आपका गलत फैसला था, गैर कानूनी फैसला था। और दूसरा 13 जनवरी पे उन्होंने कहा कि 13 जनवरी के फैसले में ना सुप्रीम कोर्ट ने ना इलेक्शन कमीशन ने ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की, ना पेशावर हाई कोर्ट ने, कि पीटीआई से हम बल्ला ले रहे हैं, उनके तमाम हुकूक जो है वो बरकरार रहेंगे। बतौर एक सियासी जमात शनाख्त बरकरार रहेगी कि उनके जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के पास जो सिंबल होगा वो तो नहीं होगा, लेकिन बतौर पीटीआई ही वो आएंगे। तो ये बात 22 दिसंबर से फिर आगे जनवरी आता है, फिर उसके बाद फरवरी आता है, ये इलेक्शन से पहले के मामला आते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये नहीं बनती ये नशिस्तें, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना पंजाब ना मरकज में, ना सूबों में ना मरकज में, इसलिए ये पीटीआई की बनती हैं। क्यों बनती हैं? उन्होंने आगे पे लिखा है कि पीटीआई ने एक दरखास्त दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम फरीक बनना चाहते हैं, बैरिस्टर गोहर ने, और उस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होना यह चाहिए कि पहले हम डिटरमिन करें मेंटेनेबिलिटी के इनको फरीक बनाना या नहीं बनाना। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई कदगर नहीं है कि हम उसके बगैर उसको नहीं देख सकते, उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस तनाजुर में उसको लेकर किया। और जो फॉर्म 33 है, मेरा यह ख्याल है कि पूरे केस का क्रक्स वो फॉर्म 33 है जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसरान थे उन्होंने जारी किया। उसमें पीटीआई नहीं डिक्लेयर किया किसी भी पीटीआई के बंदे को। ये एक बड़ी ही हैरानकुन बात है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, इलेक्शन कमीशन में आज भी इजलास हुआ, पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, और अब जो तफसीली फ़ैसला आया है इसके बाद तो और भी इलेक्शन कमीशन पे बोझ बढ़ गया है कि भाई इस पर अमल दरामद किया जाए। तो आपके ख्याल में अभी ये इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन रह गई है, और इलेक्शन कमीशन पे किसका दबाव है? ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन खुद से तो इतना बड़ी मज़ाहमत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ। जी वेल डेफिनेटली अखलाकियात का तो दबाव बिल्कुल भी नहीं है उन पर, अब वो महसूस नहीं करते। मगर देखें जो 22 तारीख को जो फैसला आया, मैं आपको बताती हूँ उस रात का अहवाल। हम ऑब्वियसली टेलीविजन के सामने बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या हमारी तवक्कुआत पर हेलो
जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, क्या हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या क्या वो आईनी फैसला करेंगे और एक दुरुस्त फैसला करेंगे? तो उस रात जब टिकट्स देने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था तो उन्होंने तहरीके इंसाफ से उनका निशान छीन लिया। अब हमारे जो लोग हैं वो हमारी टिकट्स जो हैं दर्ज करने इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों में मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ? और यही है, ये इस बात को ये सुनना गवारा नहीं करते। हमने तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट जमा कराई, वो टिकटें हमारे मुंह पर वापस फेंकी गई, किसी ने उसको तस्लीम ही नहीं किया। बेशक हमें जो भी सिंबल देते मगर एक जमात के तौर पे एक ही सिंबल देते ना, कोई सा भी दे देते। मैं रात को सुन रही थी बलाल कियानी साहब किसी टेलीविजन शो पे कह रहे थे कि इन्होंने तो फिर किसी और सिंबल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। मेरे भाई, हमारे पास 30 मिनट रह गए थे, उन 30 मिनट में हम क्या क्या करते? आप, मुझे पता है कि आप समझते हैं कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं, हम 8 शहरों में 9 मई को एक बंदा मौजूद हो सकता है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि आधे घंटे के अंदर अंदर सब काम हो जाता। तो बात उसी पर आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक गलती, बहुत बड़ी गलती, उसको दुरुस्त करने के लिए किया गया। अब इसके अंदर आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं पार्टी पीटीआई फरीक थी, नहीं थी। अव्वल तो पीटीआई फरीक थी, पीटीआई ने एप्लीकेशन डाली, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जरूरी लगा कि वो उसकी मेरिट्स पे सुने और उन्होंने फिर भी कंप्लीट जस्टिस की, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जिम्मेदारी यही बनती है। आइन भी यही कहता है, आप पाकिस्तान की आवाम से उनका जमहूरी हक नहीं छीन सकते। और मुझे ये बताइए कि हम जितने भी लोग हैं, आपने हमारी जमात से निशान छीन लिया, आप कहते हैं हम पीटीआई नहीं है, मगर हमारी वाबस्तगी किस जमात से है? लोग किस जमात का हमें तस्लीम करते हैं और सोचते हैं? हमारे नाम जो हैं वो किस जमात की वेबसाइट में लिखे हुए हैं? मगर मेहरबानो, देखें, एक सवाल तो पैदा होता है ना कि पीटीआई आखिर क्यों नहीं फरीक बनी? आपको किसने रोका था कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाते, पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी जाते, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आते? क्यों नहीं आपकी, क्या आपकी हिकमत अमली थी? मतीउल्लाह जान साहब, अगर मैं आपको अपना जाती राय दूं तो आई थिंक इसमें हिकमत अमली नहीं थी। आप शायद ये अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और रियलाइज भी करते हैं कि बतौर एक जमात हम पर कितना ज्यादा प्रेशर रहा है, कितने ज्यादा मुकदमात रहे हैं। जितनी भी बड़ी लॉयर्स की टीम हो, हर चीज को एट वन टाइम इकट्ठे देखना, कभी कभी उसमें कोई कमी कोताही हो जाती है। उस वक्त शायद बेहतर यही सबने समझा कि तहरीके इंसाफ को तो क्योंकि ये बिल्कुल ना सुनने को तैयार है ना तस्लीम करने को तैयार है, तो बेहतर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसको आगे लेके जाए। मगर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमने फैसला किया नहीं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बतौर जमात भी एक दावा करना चाहिए है जो कि हमारा हक बनता है, और हम गए फिर। चलो, अच्छा, डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आप देखिए एक सियासतदान है, बड़ी सियासी जमात के आप रहनुमा हैं। अगर ये 63A का फ़ैसला ख़त्म हो जाता है और उसमें जो मुनहरफ अरकान हैं, लेट से पीटीआई के, उनको इजाज़त मिल जाती है कि वो नून लीग को वोट दे, तो ये तो वफादारियाँ ख़रीदने का और हॉर्स ट्रेडिंग का एक मौका नहीं फराहम किया जाएगा पीटीआई के अरकान के हवाले से? और क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपको कोई मजबूर करे या आपको कोई ख़रीदने की कोशिश करे कि आप जो है पीटीआई के लिए वोट डालें, तो आपको कैसा लगेगा 63A का फ़ैसला ख़त्म होना और मुनहरफ अरकान के वोट को शुमार करने का एक असूल बहाल करना? नहीं, इसमें तो इसमें खरीदने वाली तो बात ही नहीं है। इसमें कौन खरीद रहा है? कोई खरीद नहीं रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है, नहीं, अगर आपको इजाजत भी मिल जाए, लेट से कि आप अपनी पार्टी के बरखिलाफ वोट दे सकते हैं, मतलब अगर ये इजाजत मिल जाए तो आप वाकई अपनी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ वोट देंगे और देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल तो जो लीडरशिप कहेगी, जो ये हमारा लीडरशिप का फैसला होता है किस हक में फैसले ना, उसी को देख करते हैं। यही बात है ना। तो अगर पीटीआई की एक लीडरशिप फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को छोड़ें, वो क्या फैसला आएगा? आप बतौर सियासतदान कैसे देखते हैं कि अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि पीटीआई के लोग भी नून लीग को वोट दे सकते हैं अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए हदायत की, तो आपको कैसा लगेगा? और क्या आपकी पार्टी पीटीआई के लोगों को तोड़ के आईनी तरमीम के लिए वोट लेगी या लेना चाहिए या नहीं? नहीं, मती साहब, बात यह है कि
जिन वोट जिन मेंबरान की हम बात कर रहे हैं 41 है गालिबन, ये 41 वो हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त ये भी नहीं फॉर्म पे लिखा कि हम पीटीआई से लड़ेंगे, उन्होंने कहा हम आजाद लड़ेंगे। वो आजाद लड़े हैं और आजाद हैं, आजाद हो के फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज्वाइन की है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया है। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और इसमें आप सबकी बदनीयती शामिल है। उस रात ना सिर्फ हमने अपनी जो जमात से वाबस्तगी है वो डिक्लेयर की, उस रात आरओ के दफ्तर में खासतौर पे मुल्तान में पुलिस के रेड और छापे पड़े ताकि हमारे लोगों को वहां से भागना पड़े और वो अपनी टिकट ही ना दे सके, वो अपने कागजात ही ना जमा करा सके। आप इन हकायक से आंखें नहीं चुरा सकते कि उस रात आप लोगों ने क्या क्या किया। और उस सब के बावजूद, एक सेकंड न्याजी साहब, उस सब के बावजूद आप लोगों में वाकई इतनी शर्म नहीं है। उस सब करने के बावजूद आप लोगों को बुरी तरह शिकस्त मिली है। हमारे लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ कर तहरीके इंसाफ को वोट दिया और आपको ऐसा लताड़ा है इलेक्शन वाले दिन, ऐसा लताड़ा है कि आपको मेहरबानों इस वक्त बात न्याय साहब से बात ये हो रही है, मेहरबानों बात ये हो रही है कि क्या पार्टी के मुनहरफ अरकान को खरीदना चाहिए या दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहिए? अब सवाल ये है, और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और न्याय साहब फिर आपकी तरफ आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हामिद खान साहब, फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब जबकि चीफ जस्टिस काजी फायसा की तोसी भी नहीं होने जा रही, तो चीफ जस्टिस काजी फायसा 25 अक्टूबर के बाद जो है, क्या आप उनके लिए पैगाम देंगे, अलविदाई पैगाम देना चाहेंगे? क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, मैं समझता हूं कि उनका तारीखी रोल खत्म हो गया, बल्कि तारीख में उनको अच्छे नाम से नहीं याद किया जाए। इनको चाहिए कि अपनी गलतियों की माफी मांगे कौम से। किससे माफी मांगे? कौम से। अच्छा, क्या मतलब किस पर्टिकुलर फैसले के हवाले से आप कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए कौम से? देखिए, मुसलसल फैसले जो हैं जो उन्होंने किए हैं वो बायस्ड फैसले हैं। एक खास पार्टी के लोगों के खिलाफ मुसलसल फैसले, मिसाल तौर पे एक ही बात ले लीजिएगा, जो उन्होंने ट्राइब्यूनल्स की वर्किंग रोक दी है, जिसकी वजह से जो इलेक्शन डिस्प्यूट थे वो सारे के सारे महीनों से रुके पड़े हैं। और वो लोग जो बाद में हो सकता है कल को उनको इलेक्टेड नुमाइंदे ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करें, उनको आपने रस्ते में से महीनों के लिए हटा दिया। इसी तरह जो फैसला इन्होंने इलेक्शन सिंबल का दिया था, उसकी वजह से कौम को इतना नुकसान पहुंचा है। 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो वर्चुअली एक पार्टी को सजा दी गई, और फिर जब वो पार्टी इसके बावजूद भी कौम ने उसी को वोट दिया, फिर आपने उसको उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात बिछा दी। तो इस कदर इस दर्जा बायस जो था इनके दौर में, वो किसी सूरत भी तारीख में अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाए। खान साहब, अभी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम के पार्टी इंतखाबात के हवाले से मामलात की समाअत हुई है, और पीटीआई को तो टाइम मिल गया है दो महीने का, मगर जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से जो टाइम मांगा गया था उस पर फैसला महफूज किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन के सारे मामले में आप किरदार को कैसे देख रहे हैं? देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही बायस्ड किरदार अदा किया है। हर तरह से ये इलेक्शंस में जो भी इंटर पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने कराए उनको रद्द कर दिया और उनको इस मुश्किल में डाले रखा है। अब ये लगता है जेयूआई ने, क्योंकि जरा इंडिपेंडेंस अपनी शो की है ये आईनी पैकेज के बारे में, अब लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जेयूआई को पनिश कराएगी थ्रू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक आलाकार बना हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का, और यहाँ तक हो गया है मामला कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बैठ जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते। पिछले साल आपको याद होगा कि पंजाब के इलेक्शन कराने के लिए वाज़ेह डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, ये शेड्यूल। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसको डिफाई किया।
इसी तरह अभी तक 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दे रहे और गलत किस्म की वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, और जो क्लैरिफिकेशन भी आ जाती फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन का रोल इतना अफसोसनाक है, इतना गलत और कितना गैर आईनी है कि मैं कह नहीं सकता, कि बयान नहीं कर सकता कि इससे बढ़ के कुछ हो सकता है। खान साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस में एक वजाहती हुक्मनामा जारी किया है, इस वजाहत के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ। गो के नोटिफिकेशन की तो ज़रूरत थी ही नहीं, वो वजाहती हुक्मनामे में कह दिया गया है कि वो एक मिनिस्ट्रियल काम करना था कि वेबसाइट पे लिस्ट डालनी थी। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो ये ताख़ीर कर रहा है, इसके क्या आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं? इसका सारा मकसद ही ये है कि ये वो हुक्म पर मखसूस ताकतें, मखसूस कुव्वतें जो है अमल दरामद नहीं होने देना चाहते। पहले तो वजाहत मांगने की जरूरत नहीं थी, जजमेंट बड़ी वाज़ेह थी, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उसमें इस किस्म की कोई वजाहत की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उन्होंने वजाहत मांग भी ली है तो फिर अगर वजाहत आ गई है, उसमें वजाहत के लिए कोई वहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। वो तो उसमें ऑर्डर में कहा था अगर कोई वजाहत तलब है तो ये मेजॉरिटी ये वजाहत दे देगी, तो उसके लिए कोई सेपरेट हियरिंग नहीं होनी थी, बस वो सिर्फ वजाहत दे के तो वेबसाइट पे आ जानी थी। उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई और फिर इसके बावजूद के तकरीबन कई दिन गुजर चुके हैं, फिर अभी तक रोज के रोज सुनते हैं अब फलां दिन इजलास होगा, अपना देखेंगे और उस वजाहत पर हम अमल दरामद करना है नहीं करना। ये जो चीजें हैं ये किसी तौर पर भी आइन के खिलाफ हैं और अफसोसनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर फिलफौर अमल होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस वजाती हुक्मनामे से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के ही डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं कोई साहब, उनका एक नोट लीक हुआ है और वो जो लीक शुदा नोट है उसको तो मीडिया रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़ बना के पेश कर रहा है, जो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो आप उस नोट को कैसे देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इन 8 जजों ने बगैर किसी इत्तला के ये वजाती हुक्मनामा जो है वो अपलोड किया वेबसाइट पे? या 8 जजेस की मेजॉरिटी ने क्या डिप्टी रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी थी उसको अपलोड करने के लिए? कैसी बात है, कोई कहने वाली बात है? डिप्टी रजिस्ट्रार की क्या हैसियत है कि वो इस किस्म की बातें सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी डिसीजन के खिलाफ करे? ज़ाहिर लगता है वो तो खैर बेचारे की कोई इतनी हैसियत नहीं, इसके पीछे कोई और अवामिल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ये कुछ जजेस में कुछ होंगे जो कि फैसले पर अमल दरामद का रास्ता रोकने के दरपे होंगे और उन्होंने उस बेचारे को मजबूर किया होगा कि तुम इस किस्म की बात निकालो बाहर। तो आप सवाल वही आ जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी हुक्म अदूली के हवाले से क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे अभी जबकि तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह सकता है कि हम तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं जी, तफसीली फैसला कोई नहीं आना है, वो तो रीजंस होती हैं, जो डिटेल होती है सिर्फ रीजंस होती हैं। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो तो आ चुका है, जिसको पर अमल दरामद होना है वो तो ऑलरेडी आ चुका है। बाकी तो ज्यादा एकेडमिक बात है, वो तो एज ए प्रेसिडेंट उसके सपोर्ट में जो कानूनी नुक्ते हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट या अभी जो माइनॉरिटी या जो कंकरिंग नोट्स हैं वो आएंगे, आते रहेंगे। वो तो एक चीज है जिसका मकसद एक कानूनी सूरत हाल को वाज़े करना होता है। जहां तक उसका फैसले के अमल दरामद का हिस्से का ताल्लुक है वो तो आ चुका है मुकम्मल तौर पर कि ये फैसला है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। असल में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को आपने इम्प्लीमेंट करना। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? मैं समझता हूँ क्लियर कंटेम्प्ट होगी सुप्रीम कोर्ट की, और हर वो अदारा, हर वो शख्स जो इस कंटेम्प्ट करेगा ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करके, उसके खिलाफ ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान साहब। हुकूमत की आइनी तरमीम की मीम बन चुकी है
और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कुछ देर से अपने वकला भाइयों से मिले और अब जबकि वो आइनी तरमीम हुकूमती मसवदा जो है कूड़ेदान का नज़र हो चुका है, तो आज उन्होंने बार एसोसिएशनों से मुलाकात में बाकायदा तौर पे बार एसोसिएशनों को भी मौका दिया कि वो मीडिया के सामने अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें कि जो तहफ़्फ़ुज़ात में ये एक भी शामिल थी रिज़र्वेशन के उन्हें वो तरमीम का मसवदा ही नहीं दिया गया। उसको पढ़े बगैर पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने भी बज़ाहिर हुकूमत की इस आइनी तरमीम की कोशिशों की मुखालफत नहीं की, मगर अब जबकि ये आइनी तरमीम बज़ाहिर नाकाम होती नज़र आ रही है तो बार एसोसिएशंस भी थोड़ा पीछे की तरफ हट रही हैं और अपने हल्के फुल्के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही हैं। मतीउल्लाह जान को सहाफ़ी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।